हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स एक्स। तो लास्ट की 2 क्लासेस में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देख लिया था, उसकी प्रॉपर्टी देख ली थी और उसकी थ्योरी के साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। देन आफ्टर एक डीपीपी आपको मिल गई होगी, ठीक है, जिसको आपने सॉल्व की होगी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। तो देखो आगे हम क्या बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं, चार्ज जो होता है क्या करते हैं, लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो अगर यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये दोनों रिपेल करेंगे, चाहे नेगेटिव नेगेटिव है तो भी ये दोनों रिपेल करेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ये हमने देखा था, ठीक है। अब कितने फोर्स के साथ ये अट्रैक्ट करेंगे और कितने फोर्स के साथ ये रिपेल करेंगे, अब इसकी बारी है, ठीक है। अभी तक हमने केवल इतना सा देखा था कि जो चार्ज होते हैं वो अपोजिट चार्जेस तो अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो किस फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, कितने फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, इसके बारे में अब हम देखने जा रहे हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि अब एक्चुअल चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है तो ध्यान रखना ये सच है बिल्कुल। लास्ट के जो 2 क्लासेस हैं उनमें क्वेश्चंस कभी नहीं आता है, बहुत कम चांसेस होते हैं, रेयर। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है। मैं ये बोलूं कि सबसे बड़ा चैप्टर यही है, एक तो ये और एक सेकंड बुक में ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ये काफी बड़ा चैप्टर है, काफी ज्यादा लेक्चर इसमें बनेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां पे क्वेश्चंस हर साल पूछा जाता है, ये कंफर्म है नीट की एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखो, तो अब हम फोर्स के बारे में देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, कि चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, और इसको डिफाइन किया कूलम्ब्स ने। तो हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट। यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है, कूलम्ब्स लॉ कहां पे क्या डेफिनेशन बोल रहा है, जो मैं फोर्स यहां पे लिख रहा हूं, 2 पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हो गया, कि एक पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, वो पॉइंट चार्ज हो गया, ठीक है। अभी मैं और बताऊंगा आपको, चार्जेस पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, लीनियर चार्ज भी हो सकता है, सरफेस चार्ज भी हो सकता है और वॉल्यूम चार्ज भी हो सकता है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है बेटा, कि 2 पॉइंट चार्जेस इफ सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस इफ सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर, दिस इज Q1 and this is Q2. There are 2 charges Q1 and Q2, ठीक है। Q1 and Q2 are separated by a distance R, ठीक है। If 2 point charge, ठीक है, 2 point charges, ये ध्यान रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा हूं मैं, बार बार इसको बता रहा हूं आपको, बिकॉज जब मैं ये वाला जो फोर्स लिखूंगा वो जो वैलिड होगा वो केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड होगा, ठीक है। अब उसको दूसरे तरह के चार्जेस के लिए हम फोर्स की डेरिवेशन करेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे उन चीजों को, ठीक है। तो पहले मैं बता रहा हूं कि 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर, देन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, देन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू multiplication of charges and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, ये डेफिनेशन है बेटा कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, बात समझ में आई। और आपको ये तो पता ही होगा लॉ यहां पे है, इसका मतलब क्या है? लॉ का मतलब क्या होता है बेटा? लॉ का मतलब होता है जो कि एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट आता है। तो कूलम्ब्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, उसके आधार पर ये रिजल्ट निकाला होगा। क्या रिजल्ट? कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस r है और चार्जेस का मैग्नीट्यूड q1 और q2 है, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द चार्जेस, दैट मींस q1 एंड q2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1 अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में? r, तो इसका स्क्वायर। ये बताया, ध्यान रखिए, ये वैलिड कहां पे है? केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए। ऐसा नहीं है कि दो स्फीयर आपने बना दिए और उनके बीच में चार्ज लिख दिया। दिस इज द कंडीशन, और यहीं से कई क्वेश्चंस भी जनरेट होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें इस चीज का। तो ये कूलम्ब्स लॉ होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब देखो इसमें और मैं क्या लिख सकता हूं? तो मैंने यहां पे क्या लिखा? अगर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट क्या आया? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की बात करते हैं, तो F इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हम हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट कितना है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया। अब ये जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट, इसको कैसे प्रोनाउंस किया मैंने? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इसका प्रोनाउंसिएशन है एप्सिलॉन नॉट, इसका प्रोनाउंसिएशन ये है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बात समझ में आई? तो ध्यान रखना, ये इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। नेक्स्ट, एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ स्पेस। इनके बीच में अभी क्या है? कोई मीडियम नहीं है इनके। ठीक है, इनके बीच में अभी मैं मान के चल रहा हूं कि वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है। ठीक है, अब ये रिजल्ट कहां से आया? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो अगर मैं दो चार्जेस को ऐसे रख रहा हूं, दिस इज Q1, दिस इज Q2, एक तो यहां पे है वैक्यूम और दिस इज Q1, दिस इज Q2, और एक यहां पे जस्ट मान लो कि वाटर। तो ऑफकोर्स सी बात है, दोनों के बीच में जो लगने वाले जो फोर्स होंगे वो अलग अलग होंगे। दैट मीन्स फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम। और ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ या ना? ठीक है, तो ये वाला फोर्स होता है। ध्यान से देखो, फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। हाँ या ना? फोर्स क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन यहां पे अभी तक मैंने केवल मैग्नीट्यूड लिखा है। अब मैं डायरेक्शन भी बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले इसको और समझ लो थोड़ा सा। अगर मीडियम चेंज कर दिया जाए, ठीक है, अगर मीडियम चेंज कर दिया जाए, इफ मीडियम इज चेंज्ड, then force becomes in medium 1 upon 4 pi epsilon naught epsilon m Q1 Q2 upon R square, where epsilon naught m, ये epsilon m क्या हो गया? epsilon m is the permittivity of that medium। ठीक है, epsilon m क्या हो गया? ये हो गया रिलेटिव प्रिमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव प्रिमिटिविटी। बात समझ में आई? तो यहां पे जो
इसको मैं m की जगह ऐसे ही रहने देता हूं एक बार, ठीक है। ये क्या हो गया अपने पास, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट, तो अगर मैं इन दोनों की जगह ये रिप्लेस कर दूं, इन दोनों की जगह ये बता दूं मैं आपको कि जो फोर्स लगता है मीडियम में वो कितना होता है, वो होता है इतना, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। ये है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो बात समझ में आई, हाँ है ना। तो ये कूलम्ब्स लॉ होता है, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या हुआ, अगर दो चार्ज एक दूसरे के आर दूरी पर रखे जाएं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है, अब वो मुझे नहीं पता अट्रैक्शन का रिपल्शन का भी देखते थोड़ी देर में डायरेक्शन क्या होगी। अगर फोर्स लगता है तो वो फोर्स कैसे दिया जाता है, फोर्स दिया जाता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर मीडियम चेंज कर दिया जाए तो फोर्स चेंज हो जाता है, अगर यहां पे मीडियम चेंज कर दिया जाए तो ये जो फोर्स होता है वो चेंज हो जाता है, वो डिपेंड करता है मीडियम पर, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ये जो फोर्स बताया है मैंने, ठीक है, ये जो चेंज हो जाता है मीडियम रखने पर, नेट फोर्स है वो चेंज होता है, ठीक है। अभी एक चीज मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब ध्यान रखना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका भी मीनिंग हम देखेंगे बाद में। इसका मीनिंग क्या होता है कि कितना अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिक लाइन को, इसका मतलब ये है, तो हम इसको बाद में समझेंगे, पहले ये और देखते हैं। तो ये ध्यान रखना कंडीशन क्या है, और एक कंडीशन और आती है, हालांकि ये कंडीशन आपको मिलेगी नहीं कहीं पे, लेकिन एक कंडीशन और ध्यान रखना कि एटलीस्ट वन ऑफ द चार्ज रेस्ट पर होना चाहिए। अगर मूविंग कर जाएगा तो याद करो फर्स्ट वाले लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था, फर्स्ट वाले लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन में मैंने देखा था अगर चार्ज मूव कर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, तो वो नेट फोर्स नहीं आएगा फिर यहां से, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं एक चार्ज एटलीस्ट रेस्ट पर होना चाहिए। नेक्स्ट, तो यहां पे हमने फोर्स देख लिया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड ये आता है भाई, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आता है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में Q1 Q2, चार्जेस को कैसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल q या बड़ा कैपिटल Q, ठीक है। तो F लगता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कई बार K बोला जाता है, K लिख दिया जाता है इसकी जगह, ठीक है। शॉर्ट में इसकी जगह कई बार क्या लिख दिया जाता है, K, और K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹9, ये K की वैल्यू होती है। दैट इज द रीजन इसको शॉर्ट में कई बार K लिख दिया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है ये कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अभी मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं इनकी, क्योंकि इनकी स्टैंडर्ड यूनिट जो आएगी इसकी वो आगे आएगी, स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट, तो ध्यान रखें कई बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसको हम क्या लिख देते हैं, K, और K की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10⁻9, इतनी होती है K की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, और देखते हैं कुछ, और मैंने क्या बताया आपको, अगर मीडियम चेंज हो जाएगा, अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट की जगह कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट गुणा एप्सिलॉन, हाँ या ना, और ये होता है एप्सिलॉन m के, मतलब इफ मीडियम इज प्रेजेंट देन फोर्स में क्या लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट m इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन, और रिलेटिव ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी, जो कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, रिलेटिव परमिटिविटी, हाँ है ना। तो बात समझ में आई आपको, क्या बताया मैंने, बिल्कुल अच्छे से,
ठीक है, तो ये फोर्स के बारे में था, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड था। चलो अभी मैग्नीट्यूड पर कुछ और बातें करते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड पर कुछ और बातें करते हैं। आपने एक चीज पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। तो देखो कैसे, जैसे मान लो मैं दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स निकाल रहा हूं, देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तो चार्ज कितना आ गया बेटा, Q1 की जगह तो आ गया E और Q2 की जगह भी E, और E पर चार्ज मतलब कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना, तो फोर्स कितना आया F इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलो इन दोनों को 1 मीटर की डिस्टेंस पर हम रख देते हैं। एक आइडिया मैं बताता हूं आपको, देखो 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, दैट मींस 1 स्क्वायर। एक 10 रेज पावर के टर्म्स में लिख देता हूं इसको मैं, 9 1.6 इंटू 10 पावर, देखो कितना हो गया, ये हो गया -19 का स्क्वायर -38 प्लस का 9, तो -38 प्लस 9 -31, ठीक है, ये आ गया मेरे पास फोर्स दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, कौन सा फोर्स आया, इलेक्ट्रिक फोर्स आया। नेक्स्ट, अगर मैं यही चीज करता कि बताओ भाई ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है, तो आप क्या लिखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स m1 इंटू m2, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, सेम डिस्टेंस पर रख दे तो 1 मीटर की, 1 मीटर की सेम डिस्टेंस पर मैं रख दूं तो बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, तो देखो कितना आता है, ये कितना होता है बेटा, अप्रोक्सीमेट 6.7 इंटू 10⁻⁻11, और इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है ना, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 1। वापस से मैं 10 रेज पावर की टर्म्स में लिख रहा हूं क्योंकि बाकी सब तो नेग्लेक्ट ही है उसके कंपैरिजन में, तो ये तो हो गया 10⁻31 का स्क्वायर, 10⁻62 -11 10 रेज पावर -73, कंपेयर करो, सोच के देखो कितना गुना ये ज्यादा हो रहा है, यहां पे 10⁻31 है और यहां पे 10⁻73 है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 10⁻40 ये कुछ टर्म्स आ गई। अगर मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन्स की, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं तो दैट इज द रीजन आपने ये चीज पढ़ी थी क्लास 11 में, जहां पे फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में आपने पढ़ा था, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। एक तो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स कंपेयर किया, सेम चार्ज सेम डिस्टेंस पे रखे हैं, और दूसरा मैंने कंपेयर किया, कौन सा, ये मैंने कंपेयर किया इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से कंपैरिजन आया इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, दैट इज द रीजन। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी स्ट्रांग कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कंक्लूजन है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा अगर हम किससे कंपेयर करें, अगर हम कंपेयर करें ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो क्यों, ये रहा इसका रिजल्ट, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि हमने क्या देखा। नाउ अब हम मैग्नीट्यूड देख चुके हैं, ठीक है। चाहो तो एक क्वेश्चन और कर लो मैग्नीट्यूड पर, ताकि आपको और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ये क्या टर्म्स है,
कैसे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड फोर्स बिटवीन चार्जेस 10 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर। फाइंड फोर्स, ठीक है। फोर्स की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, तो फोर्स में क्या लिख दूंगा बेटा, हमें पता है फोर्स की वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगी। और मैंने यहां पे लिखा K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹9। Q1 की वैल्यू कितनी होती है, 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 इंटू 10 वापस से माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में मैं इसको क्या लिखूंगा, 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर। तो देखो आंसर कितना आ गया यहां पे, ये आ गया 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 रेज पावर, ये कितना है 9 -6 कितना हो गया, ये हो गया -12 प्लस 9 -3 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2। देखो एक तो गया, ये कैंसिल पूरा का पूरा, आंसर कितना 90 न्यूटन, इतना फोर्स यहां अप्लाई होगा, ठीक है। 10⁻⁻2 और 10 एक कैंसिल हो गया, इतना फोर्स यहां अप्लाई होगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। अगर यहां पे पूछा जाता है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, तो ये आ गया, देखो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। तो यहां तक हमने बात की है किसके बारे में, यहां तक हमने बात की है केवल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में, ठीक है, कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नीट्यूड। नाउ फोर्स जो है वो क्या होता है बेटा, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड की तो हमने बात कर ली, क्या होती है मैग्नीट्यूड, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए, डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। तो जस्ट ध्यान से देखना कि डायरेक्शन में कैसे लिखता हूं। दो बातों का ध्यान रखना, क्या सेम चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। तो चलो डायरेक्शन निकालते हैं। नाउ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो मैं यहां पे एक लाइन लिख रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स is along the line joining of the two charges, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स is along the line joining two charges, ठीक है। if same charge then अवे, दूर जाती हुई, और अपोजिट चार्ज देन टूवर्ड्स। अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये मेरे पास चार्जेस आ गए, प्लस का 5 कूलम प्लस का 5 कूलम, दोनों देखो पॉजिटिव चार्ज है, हाँ है ना। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट लाइन ध्यान से पढ़ो कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द लाइन ज्वाइनिंग, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों को लाइन से ज्वाइन कर दो, इस तरफ लगेगा, ठीक है, इस तरफ लगेगा, बात समझ में आई, इस तरफ लगेगा ऐसे। जैसे अगर मैं बोलूं
इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो या तो इस तरफ लगेगा अवे, या फिर इस तरफ लगेगा टूवर्ड्स। तो देखो सेम चार्जेस या सेम चार्जेस है, इसका मतलब अवे, इसका मतलब लाइन ज्वाइनिंग, डायरेक्शन तो यही रहेगी। अवे का मतलब इस तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। सेम इसके कारण इस पर वापस से देखो इस तरफ फोर्स लग जाएगा, सेम F, ठीक है। तो इस तरह से फोर्स करेगा, दे रिपेल, वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। यही तो मैंने बताया था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये दो पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, लेकिन किस डायरेक्शन में? लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल एक और मान लो, जैसे मान लो ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, ये -1 कूलाम है, ये +1 कूलाम है, अपोजिट चार्ज है, तो क्या होगा? दे अट्रैक्ट, ठीक है। ये अपने पास कितना आ गया? जस्ट अज्यूम, ऐसे लिख देता हूं, ये -1 कूलाम, ठीक है। अब क्या है, देखो अपोजिट चार्ज है, इसका मतलब दे विल अट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब ऐसे आएंगे ना, इसका मतलब ये वाला जो चार्ज है इस पर जब फोर्स लगाएगा तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन ज्वाइन कर दी और इस डायरेक्शन में लगा देगा, बिकॉज अपोजिट चार्जेस हैं F। इसी तरह से ये वाला जो चार्ज होगा वो इस पर जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगा देगा, F। अब मैं देखो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम लिख रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। मैंने क्या कहा? फोर्सेस की डायरेक्शन ऐसे निकालेंगे। अब चाहे चार्जेस कैसे भी हो, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो और ध्यान से, अब मैं मैग्नीट्यूड भी लिख रहा हूं और डायरेक्शन भी लिख रहा हूं, ठीक है, डायरेक्शन भी लिख रहा हूं। नेक्स्ट देखो, जैसे मान लो दिस इज 1 कूलम एंड दिस इज -1 कूलम, this is first charge A, this is second charge B. Two charges are placed at A and B. Find force between them. अब फोर्स जो होगा कोई ना कोई तो लगाएगा ही नहीं, तो पहले तो क्या करेगा? जैसे मान लो ये वाला चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा, और वो दोनों फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R²। और व्हाट इज द डायरेक्शन? इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो इस तरफ लगेगा, अट्रैक्टिंग, ठीक है, और इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो इस तरफ लगेगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। कितना होगा? 9 × 10⁹ Q1 1 × Q2 -1 अपॉन R²। R² का मतलब कितना हो गया? मान लो 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, 1 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया? -9 × 10⁹ न्यूटन। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ओनली। वेक्टर के आगे, वेक्टर के आगे अगर माइनस का साइन लगा दिया जाए तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज वेक्टर ए, तो -a वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वेक्टर के आगे अगर एक माइनस का साइन लगा दिया जाए तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? उससे केवल वो डायरेक्शन शो कर रहा है और कुछ नहीं, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो आप अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो माइनस हटा दें, बिकॉज आपने फोर्स डायरेक्शन ऑलवेज यहां पे बता दी है। देखो दोनों की डायरेक्शन आपने बता दी है, इसी प्रकार हमेशा हम डायरेक्शन बताएंगे, तो आप माइनस लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बात समझ में आई? तो ये था कूलम्ब्स लॉ का बिल्कुल बेसिक, जहां पे हमने फोर्स की बात की और साथ ही साथ जहां हमने इसकी डायरेक्शन की बात की, ठीक है। हमने दोनों बातें कर ली, एक फोर्स की कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है और फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, इन दोनों के बारे में हमने देख लिया, ठीक है।
ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, तो हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं अब प्रॉपर, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं प्रॉपर। तो क्वेश्चन क्या है? Two charges are placed at point A and B as shown. Find force on charge B due to charge A। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ the medium is replaced with relative permittivity of 1/2, चलो इसको 2, permittivity of epsilon r 2, then find फोर्स। सेम, ठीक है। तो हमें पता है कि दो चार्जेस इस तरह से रखे गए हैं, इन दोनों के बीच में अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स अट्रैक्शन वाला होगा बिकॉज दे आर अपोजिट चार्ज, प्लस माइनस। अब वो अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा, इसका मतलब ऐसे लगेगा, ऐसे अट्रैक्ट करेगा, इस पर तो लगेगा इधर ऐसे और इस पर लगेगा ऐसे। आपको क्या पूछा है? ऑन बी, फोर्स ऑन चार्ज बी। तो बी पर जो फोर्स लगा वो ऐसे लगा। व्हाट इज द डायरेक्शन? माइनस जे कैप। देखो अलोंग दी माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो माइनस जे कैप। तो अब मैं फोर्स को क्या लिख दूंगा? फोर्स इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर माइनस जे कैप, ऐसे लिख दूंगा। तो यहां पे डायरेक्शन आ गई, यहां पे मैग्नीट्यूड आ गया। तो मैंने क्या लिख दिया? 9 × 10⁹ Q1 1 कूलम। अब यहां पे मैं माइनस नहीं लगा रहा हूं भाई। क्यों नहीं लगा रहा हूं? बिकॉज हमने डायरेक्शन ऑलरेडी असाइन कर ली है। यहां पे माइनस लगाने से अब कुछ नहीं होगा। आप डायरेक्शन असाइन मत करो, फिर माइनस लगा दो, वही चीज आएगी। तो अब मैं यहां पे माइनस नहीं लगा रहा हूं बिकॉज डायरेक्शन ऑलरेडी मैंने असाइन कर दी है इसको। तो क्या लिखा? Q1 की वैल्यू 1 कूलम इंटू Q2 की वैल्यू 5 कूलम अपॉन आर स्क्वायर दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर माइनस जे कैप। ये आ गई, ठीक है। ये माइनस उठा करके यहां पे ले आया, ये आंसर आ गया। बात समझ में आई? ठीक है, माइनस नहीं लगाना है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्यों नहीं लगाना है? बिकॉज माइनस आपने ऑलरेडी डायरेक्शन में असाइन कर दिया है, इसलिए माइनस नहीं लगाना आपको। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। दूसरा एफ डैश। अब के को मैं लिखता हूं 1/4πε0, मीडियम में रख दिया गया। इसका मतलब यहां पे 2 आ जाएगा इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर माइनस जे कैप। जो आंसर आएगा, जो इसका आएगा वही सेम आएगा, और लेकिन बस 2 से डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस F/2 जे कैप, या फिर आप ऐसे लिख दो F/2। बस डायरेक्शन आपने वापस से असाइन कर दिए, देखो। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, फोर्स का मैग्नीट्यूड अब माइनस जे कैप, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे लिख दो। तो इस तरह से हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करते हैं। अभी तक हमने केवल और केवल छोटा सा एक रूप देखा है डायरेक्शन का। नेक्स्ट क्लास में हम कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर की बात करेंगे। हम वास्तव में ऐसे नहीं लिखते हैं, हम वास्तव में दूसरे तरीके से लिखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ, इसकी हम बात करेंगे। अभी केवल मैंने आपको एक डायरेक्शन समझाने की कोशिश की है।
ठीक है, अभी केवल और केवल मैंने आपको डायरेक्शन समझाने की कोशिश की है। अब हम बात करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ, तो वो बात नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।